हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ambitiousbaba.com। आज हम आपके साथ लेके आए हैं आपकी वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स क्लास। 12 जुलाई से 18 जुलाई के बीच में जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ये हमारा 200 प्लस एमसीक्यूज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आपको याद रखने में आसानी हो इसके लिए हमने इसे अलग अलग सेक्शंस में सेग्रीगेट किया है ताकि जब आप रिवीजन करें आपको बहुत आसानी हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे क्वेश्चंस की तरफ। पहले हम बढ़ेंगे नेशनल न्यूज की तरफ। तो पहला सवाल, इनमें से नादौन पुलिस स्टेशन को वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया की रैंकिंग दी गई है, वो किस राज्य में स्थित है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के हरिमपुर डिस्ट्रिक्ट में है नॉर्दर्न पुलिस स्टेशन, जिसे वन ऑफ द बेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ इंडिया का खिताब मिला है और इसे ये सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस दिया है हमारे केंद्रीय होम मिनिस्टर अमित शाह ने। बढ़ते हैं आगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, भारत ने पहली बार राज्य लेवल पे ई लोक अदालत कंडक्ट की है, ये किस हाईकोर्ट द्वारा कंडक्ट की गई है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कंडक्ट की है ई लोक अदालत और उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है बिकॉज उन्होंने 2270 केसेस सेटल करवाए हैं म्यूचुअल अग्रीमेंट के माध्यम से वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बढ़ते हैं आगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी, इस किताब के लेखक कौन है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज सी, तेंजिंग गिशे टेदोंग इस किताब के लेखक हैं, जो 14th दलाई लामा है उनके वन ऑफ द क्लोजेस्ट एज और एडवाइजर है ओवर अ पीरियड ऑफ 40 ईयर्स। और ये बुक पब्लिश की जाएगी बाय रोली पब्लिशर्स या फिर रोली बुक पब्लिशर्स इसे पब्लिश करेंगे। बढ़ते हैं आगे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने रोको टोको नाम का अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है उन लोगों के लिए जो मास्क नहीं पहनते? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने रोको टोको नाम का एक कैंपेन शुरू करने के लिए निर्णय लिया है उन लोगों के लिए जो पब्लिक प्लेसेस में मास्क नहीं पहनते। जो लोग मास्क नहीं पहनेंगे उन्हें कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन मास्क प्रोवाइड करेंगी पब्लिक प्लेसेस में और उनसे 20 रुपीज चार्ज करेंगी। बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, किस देश के 2 नए असॉल्ट राइफल्स जिसका नाम है अरद और कैरमल अब मध्य प्रदेश में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ए, इजराइल। इजराइल ने 2017 में मध्य प्रदेश में एक अपना यूनिट सेट किया था जिसका नाम था इजराइल वेपन सिस्टम, पार्टनरशिप में विद पीएनआर सिस्टम्स। अब यहाँ पर अरद और कारमल जो उनके 2 नए असॉल्ट राइफल्स है यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाएंगे इन मध्य प्रदेश अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। बढ़ते हैं आगे हमारे छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, अ सॉन्ग ऑफ इंडिया इस किताब के लेखक कौन है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज ई, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जाने माने लेखक है और अब उन्होंने एक नई पुस्तक रिलीज करने का निर्णय लिया है जिसका नाम है अ सॉन्ग ऑफ इंडिया और ये मार्केट में आएगी ऑन 20th जुलाई और इसकी अनाउंसमेंट की गई थी ऑन 11th जुलाई। ये उनके निजी जिंदगी के बारे में कुछ बताएगी कि बिफोर वो इतने सक्सेसफुल राइटर थे उस पीरियड के बारे में कुछ बताएगी। बढ़ते हैं आगे 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अनुसार भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इनमें से कौन सा देश है 2019 और 20 के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए, द आंसर इज यूएसए। फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम भारत का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 2018-19 में भी इसकी रैंकिंग टॉप में थी और 2019-20 में भी अब ये टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है। लगभग $89 बिलियन का बिजनेस किया है इंडिया और यूएसए ने आपस में। बढ़ते हैं आगे हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, इनमें से किस संगठन ने डिजिटल चौपल को ऑर्गेनाइज करने का निर्णय लिया है अपने 39th फाउंडेशन डे पे?
5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, नाबार्ड। यानी कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने डिजिटल चौपल कंडक्ट करने का निर्णय लिया है अपने 39 फाउंडेशन डे पे। इसके तहत जो उनके अलग अलग स्कीम्स हैं वहां पे वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इन्वाइट करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और उनसे फीडबैक लेंगे। 9वें क्वेश्चन की तरफ, इनमें से किस संगठन ने FICCI के साथ साझेदारी की है फॉर द री इमेजिन कैंपेन? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यूनिसेफ ने की है साझेदारी विद FICCI। इस री इमेजिन कैंपेन के तहत वो लोग जो भी उनके मेंबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कैश या फिर कोर असेट्स के माध्यम से वो लोग आगे बढ़े और जो हमारे मोस्ट अफेक्टेड वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है और हमारे मार्जिनल और या फिर माइग्रेंट लेबर्स है उनकी हेल्प करे, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट जो कि है धेमाजी में, उसे अपग्रेड किया जाएगा टू अ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। किस राज्य में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट स्थित है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, असम। असम में है पोबा रिजर्व फॉरेस्ट और अब असम की गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि वो उसे अपग्रेड करेंगे टू अ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। पोबा इज अ होम टू अ लॉट ऑफ फ्लोरा एंड फौना और लगभग 10,000 हेक्टेयर की जमीन है उसकी, जिसे कन्वर्ट किया जाएगा टू अ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। बढ़ते हैं आगे हमारे 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल, भारतीय रेलवे के फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज का नाम बताइए जो कटरा और रियासी को कनेक्ट करेगा इन जम्मू एंड कश्मीर। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, अंजीखड़ ब्रिज है। ये भारत के लिए एक माइलस्टोन है इंडियन रेलवेज के लिए, क्योंकि ये पहला फर्स्ट केबल स्टेड ब्रिज है जो कि कटरा और रियासी को कनेक्ट करेगा इन जम्मू एंड कश्मीर और इसकी हाइट है 331 मीटर्स अबव सी बेड और इसकी जो लेंथ है इस ब्रिज की वो है 473.25 मीटर्स। बढ़ते हैं आगे हमारे 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां सवाल, किस वर्ष तक इंडियन रेलवेज ने टारगेट किया है कि वो ग्रीन रेलवेज बन जाएंगे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, 2030 तक इंडियन रेलवेज ने लक्ष्य लिया है कि वो अपने आप को ग्रीन रेलवेज में कन्वर्ट करेंगे और इसके लिए उन्होंने कई सारे प्रोसेसेस ऑलरेडी शुरू किए हैं ताकि उनका जो इम्पैक्ट हो वो एनवायरनमेंट पे कम हो, जैसे कि इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रूट्स, कंडक्शन ऑफ अटैचिंग ऑफ बायो टॉयलेट्स इन कोचेस, ऐसे कई सारे उन्होंने स्टेप्स ऑलरेडी लेना स्टार्ट कर दिया है। बढ़ते हैं आगे 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां सवाल, इनमें से किस बंदरगाह को भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब के तौर पर विकसित करने का काम शुरू किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, कोचिन पोर्ट जो कि है केरला में, उसे डेवलप किया जा रहा है एज द इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब, जिसके तहत बहुत सारी जो इंटरनेशनल सी रूट्स है वो कोचिन पोर्ट से कनेक्ट हो जाएंगी और इससे हमारी ट्रेडिंग और ज्यादा बढ़ जाएगी और दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब है सिंगापुर। बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां सवाल, इनमें कौन सा एयरपोर्ट भारत का पहला और एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जो कंप्लीटली कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है हैदराबाद में, वो भारत का एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जो कंप्लीटली कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने पैसेंजर्स और विजिटर्स के लिए। इसके साथ उन्होंने अपने जो NECT है उसको अपग्रेड किया है और फास्टैग और NPCI के साथ कोलैबोरेशन की है ताकि कोई भी लोगों को तकलीफ नहीं आए पेमेंट करने में ऑफ टोल चार्जेस। बढ़ते हैं आगे 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां सवाल, इनमें से किस राज्य ने अपने पूर्व चीफ मिनिस्टर के कामराज के जन्म दिवस पर एजुकेशनल डेवलपमेंट डे मनाया है उनके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के 3rd चीफ मिनिस्टर है के कामराज और उनके सम्मान में उनके 117वें जन्म दिवस पर
तमिलनाडु की सरकार ने एजुकेशनल डेवलपमेंट डे मनाया है, यानी कि 15 जुलाई को मनाया गया है ये दिन उन्हें सम्मान देने के लिए, बिकॉज वो कई सारे एजुकेशनल रिफॉर्म्स लेके आए थे इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। बढ़ते हैं आगे 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां सवाल, किस राज्य की पुलिस ने साइबर नाम का कैंपेन लॉन्च किया है औरतों और बच्चों को साइबर क्राइम से बचाने के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, तेलंगाना। तेलंगाना ने एक नया कैंपेन शुरुआत की है जिसका नाम है साइबर, जिसके तहत जो भी साइबर क्राइम्स हो रहे हैं औरतों और बच्चों के खिलाफ, उन्हें वो उसके खिलाफ प्रोटेक्ट करेंगी। बढ़ते हैं आगे हमारे 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां सवाल, हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ एयर ट्रैवल बबल्स फॉर्म किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, 4 देशों के साथ मिलकर भारत ने हाल ही में एयर ट्रैवल बबल्स का गठन किया है। इसके तहत उन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 है, पूरे विश्व में लॉकडाउन है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट नहीं हो रही, इसीलिए यूएस, फ्रांस और जर्मनी के साथ भारत ने ये साइन किया है कि कुछ फ्लाइट ऑपरेट होंगी एज पर दी डिमांड। बढ़ते हैं आगे हमारे इंटरनेशनल न्यूज के सेक्शन की तरफ। 18वां सवाल, इनमें से किस देश में है दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट जिसका नाम है मटाला राजापक्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और वो कहां पर स्थित है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, श्रीलंका। श्रीलंका में दुनिया का सबसे खाली एयरपोर्ट है जिसका नाम है मटाला राजापक्सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बढ़ते हैं आगे हमारे 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां सवाल, हाल ही में न्यू जर्सी में एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म ने हिट किया है, उस ट्रॉपिकल स्टॉर्म का नाम बताइए। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, फे। फे इज द ट्रॉपिकल स्टॉर्म जिसने हाल ही में न्यू जर्सी को हिट किया है। इसने कई ज्यादा फ्लड्स वगैरह कॉज की है वहां पे। बढ़ते हैं आगे 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वां सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा दूसरा देश है एशिया में जिसने नेशनल पोल्स कंडक्ट किए हैं कोविड-19 जैसे सिचुएशन में, और उसके बाद ली सीन लूंग उस देश के प्रधानमंत्री बने हैं फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, सिंगापुर। हाल ही में सिंगापुर ने नेशनल पोल्स कंडक्ट किए थे और उसके बाद ली साइन लूंग बने हैं प्राइम मिनिस्टर फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म। इससे पहले 15 अप्रैल को साउथ कोरिया ने कंडक्ट किया था अपना नेशनल पोल्स। बढ़ते हैं आगे 21वें क्वेश्चन की तरफ। 21वां सवाल, पोलैंड के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने दोबारा इलेक्शन जीता है फॉर अनदर 5 years। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, एंड्रेज डूडा है पोलैंड के राष्ट्रपति जो टर्म सर्व करेंगे फॉर द नेक्स्ट 5 years, और उन्होंने रफल ट्रेवोस्की को हराया है। एंड्रेज डूडा ने 51.2% वोट से जीता है। बढ़ते हैं आगे 22वें क्वेश्चन की तरफ। 22वां सवाल, किस देश के राष्ट्रपति चंग संतोखी जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं उन्हें नियुक्त किया गया है एज द प्रेसिडेंट? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, सूरीनेम। सूरीनेम एक साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसमें जो हिंदू पॉपुलेशन है वो 27.4% है, और उसमें इंडियन ओरिजिन के चंग संतोखी को चुना गया है एज द प्रेसिडेंट। बढ़ते हैं आगे हमारे 23वें क्वेश्चन की तरफ। 23वां सवाल, इनमें से किस प्लेटफॉर्म्स ने लॉन्च किया है शॉप विद फेसबुक पे सपोर्ट? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम एक फोटो शेयरिंग ऐप है जिसने 16 जुलाई को लॉन्च किया है नया फीचर जिसका नाम है शॉप विद फेसबुक पे सपोर्ट। इसके तहत डायरेक्टली इंस्टाग्राम यूजर्स कुछ परचेज कर सकते हैं ब्रांड्स और क्रिएटर्स से डायरेक्टली, और पेमेंट कर सकते हैं फेसबुक पे सपोर्ट के माध्यम से। बढ़ते हैं आगे 24वें क्वेश्चन की तरफ। 24वां सवाल, 110 वर्ष की हिस्ट्री में इनमें से कौन है पहली यूएस नेवी ब्लैक फीमेल फाइटर पायलट? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, मेडलिन स्विगल ने हिस्ट्री कायम की है बिकॉज वो यूएस की पहली अश्वेत महिला फाइटर पायलट है।
और उन्होंने ग्रेजुएशन की है फ्रॉम द यूएस नेवी अकेडमी 2017। तो चलिए बढ़ते हैं बैंकिंग और फाइनेंस सेक्शन की तरफ। 25वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश सेकेंड लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर बना है इन द यूनाइटेड किंगडम? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, इंडिया। फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम जो इंडिया का इन्वेस्टमेंट है इन यूके, इट इज एज द सेकेंड लार्जेस्ट एफडीआई इन्वेस्टर। पहले नंबर पर कंटिन्यूसली आता है यूके। इंडिया ने लगभग 120 प्रोजेक्ट्स में निवेश किया है इन द यूनाइटेड स्टेट्स और लगभग 4131 जॉब्स क्रिएट की हैं वहां के लोगों के लिए। बढ़ते हैं आगे 26वें क्वेश्चन की तरफ। 26वां सवाल, क्वालकॉम वेंचर्स ने जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% स्टेक खरीदने के लिए कितनी धनराशि निवेश की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, 730 करोड़ निवेश किया है क्वालकॉम वेंचर्स ने 0.15% स्टेक खरीदने के लिए इन जियो प्लेटफॉर्म्स। ये 12th डील है विद जियो इन 2 मंथ्स। बढ़ते हैं आगे 27वें क्वेश्चन की तरफ। 27वां सवाल, इनमें से किस कंपनी ने इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के तहत 75,000 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, गूगल। हाल ही में एक ऑनलाइन इवेंट हुआ था जिसमें गूगल के सीईओ सुंदर पिचै ने इंडियन डिजिटाइजेशन फंड के तहत 75,000 करोड़ रुपए भारत में निवेश करने का निर्णय लिया है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 7 years। बढ़ते हैं आगे 28वें क्वेश्चन की तरफ। 28वां सवाल, FICCI ने एक इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे में भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत तक आंका है वित्त वर्ष 2020 और 21 के लिए? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ई, -4.5% में एक रिवाइज उन्होंने दिया है स्टेटमेंट कि भारत की जीडीपी घट करके हो जाएगी एट -4.5%। बढ़ते हैं आगे 29 क्वेश्चन की तरफ। 29वां सवाल, इनमें से किस बैंक ने वीजा के साथ पार्टनरशिप की है जिसके तहत वो वीजा सिक्योर प्रोवाइड करेंगे बैंकों के कार्ड होल्डर्स को? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, फेडरल बैंक। हाल ही में वीजा ने फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की है जिसके तहत वो वीजा सिक्योर प्रोवाइड करेंगे अपने कार्ड होल्डर्स को। ये एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम है, एडिशनल लेयर का ऑथेंटिकेशन सिस्टम है जिससे ज्यादा ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह हैं उसे रोका जा सकेगा। बढ़ते हैं आगे 30वें क्वेश्चन की तरफ। 30वां सवाल, इनमें से किस कंपनी ने 7.7% स्टेक खरीदा है जियो प्लेटफॉर्म्स में फॉर 33,737 करोड़? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, गूगल। हाल ही में गूगल ने निवेश किया है जियो प्लेटफॉर्म्स में और उन्होंने खरीदा है 7.7% स्टेक फॉर 33,737 करोड़। लगभग जियो प्लेटफॉर्म्स में अभी तक 32.84% तक अपना स्टेक बेच दिया है मार्केट में और उन्होंने मार्केट से रिसीव किया है 1,52,000 लाख करोड़ रुपीस उन्होंने मार्केट से रिकवर किए हैं। बढ़ते हैं आगे हमारे 31वें क्वेश्चन की तरफ। 31वां सवाल, हाल ही में नाबार्ड ने एक रीफाइनेंस स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत उन्होंने कितनी धनराशि एलोकेट की है पैक्स को, यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को, ताकि उन्हें फुल्ली कंप्यूटराइज किया जा सके? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, 5,000 करोड़ उन्होंने एलोकेट किए हैं नाबार्ड ने पैक्स को जिसके तहत उन्हें पूरी तरह से कंप्यूटराइज किया जा सके और इसके लिए पैक्स को उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं कि वो अदर देन क्रॉप लोन्स और भी लोन्स वगैरह प्रोवाइड करें ताकि वहाँ के जो फार्मर्स है उन्हें परेशानी कम हो, उन्हें मल्टीपल बेनिफिट्स मिल सके और इन्हें पैक्स को वो कन्वर्ट कर सके टू अ मल्टी यूटिलिटी सेंटर। बढ़ते हैं आगे हमारे 32वें क्वेश्चन की तरफ। 32वां सवाल, सर्जी ब्रिन और लैरी पेज को पीछे छोड़कर मुकेश अंबानी अब दुनिया के कौन से नंबर पर हैं इन टर्म्स ऑफ द रिचेस्ट पर्सन?
5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी। छठे नंबर पर है मुकेश अंबानी एज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, और उन्होंने गूगल के जो फाउंडर्स है सर्जे ब्रिन और लैरी पेज को पीछे छोड़ दिया है। पहले नंबर पर है जेफ बीजोस, जो कि है अमेजॉन के सीईओ एंड फाउंडर। और इसके अलावा आप सभी जानते हैं कि एशिया के वन ऑफ द रिचेस्ट, एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है मुकेश अंबानी। बढ़ते हैं 33वें क्वेश्चन की तरफ। 33वां सवाल, किस वर्ष तक हमारी भारत सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि वो भारत की पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर को 2.5% ऑफ जीडीपी तक बढ़ा देंगे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी 2025 तक। हाल ही में 15th फाइनेंस कमीशन के साथ एक मीटिंग हुई थी जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर है, उन्होंने इस बात को पे गौर किया था कि जो हमारी पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो उसे बढ़ा करके कर देंगे अप टू 2.5% ऑफ द जीडीपी, बिकॉज राइट नाउ जो सिचुएशन है पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीइंग द पॉपुलेशन जो हम लोग हैंडल करते हैं। इसके अलावा उन्होंने स्टेट्स को भी अपना जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है उसे इंक्रीज करने का उन्होंने सजेशन दिया है अप टू 8% ऑफ देयर टोटल बजट। बढ़ते हैं आगे 34वें क्वेश्चन की तरफ। 34वां सवाल, इकरा ने भारत की जीडीपी को कितने प्रतिशत ग्रोथ फोरकास्ट को कितने प्रतिशत तक आंका है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई माइनस। इकरा का मानना है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो घट करके हो जाएगी एट -9.5%, owing to the continuous lockdown and slow economic activity. बढ़ते हैं आगे अब अपॉइंटमेंट्स की तरफ। 35वां क्वेश्चन, हाल ही में WHO ने एक पैनल का गठन किया था जिसके तहत वो लोग रिव्यू करेंगे कि WHO ने कैसे कोविड-19 जैसे महामारी को हैंडल किया है। उस पैनल के हेड कौन है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी। उस पैनल को हेड करेंगे 2 लोग, पहले है एलन जॉनसन सरलीफ और दूसरे है हेलेन क्लार्क। ये उसके बाद आ रहा है कि जब यूएसए ने चार्ज किया WHO को ऑफ बीइंग चाइना सेंट्रिक, और उन्होंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया है फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं आगे हमारे 36वें क्वेश्चन की तरफ। 36वां सवाल, इलेक्शन कमीशन अशोक लवासा को किस संगठन का वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसके तहत उन्होंने चुना है अशोक लवासा को एज द न्यू वाइस प्रेसिडेंट। ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में उनमें इनकी बहुत अच्छी नॉलेज है, उस चीज को ये ओवरलुक करेंगे। बढ़ते हैं आगे हमारे 37वें क्वेश्चन की तरफ। 37वां सवाल, किसे बीसीसीआई के इंटरिम सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज हेमंत अमीन सर्व करेंगे एज द इंटरिम सीईओ ऑफ बीसीसीआई। इनसे पहले जो बीसीसीआई के सीईओ है जिन्होंने रिजाइन कर दिया है, उनका नाम है राहुल जौहरी। बढ़ते हैं 38वें क्वेश्चन की तरफ। 38वां सवाल, किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फकफक ने हाल ही में रिजाइन किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी टूनिसिया। टूनिसिया एक अफ्रीकन कंट्री है और उनके जो प्रधानमंत्री है हाल ही में एलिस फकफक, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया बिकॉज उनके अगेंस्ट चार्जेस थे कि इन्होंने अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्लोज नहीं किया है। उनके एक कंपनी में कुछ इन्वेस्टमेंट्स थे, उसको उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया और उस कंपनी को गवर्नमेंट से ऑर्डर्स मिले हैं ऑफ 5 मिलियन यूरोज। इन चार्जेस के बीच में उन्हें रेजिग्नेशन अपना सबमिट करना पड़ा। बढ़ते हैं आगे 39th क्वेश्चन की तरफ। 39th क्वेश्चन, इनमें से किसे चुना गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स अड्डा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए ब्रेटली। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है ब्रेटली, जिन्हें चुना गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स अड्डा। चलिए बढ़ते हैं आगे 40वें क्वेश्चन की तरफ। 40वां सवाल,
HCL टेक्नोलॉजीज के रूप में किसे न्यू चेयरमैन के रूप में चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, रोशनी नादर मल्होत्रा। 38 वर्षीय रोशनी नादर मल्होत्रा अब सर्व करेंगी एज द चेयरमैन ऑफ द HCL टेक्नोलॉजी और वो सक्सीड करेंगे अपने फादर शिव नादर को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अब अवार्ड्स के सेक्शन की तरफ। 41 क्वेश्चन, किस देश के बैटालियन ने यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान का एनवायरनमेंट अवार्ड 2020 के लिए जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, इंडिया। इंडिया का एक बैटालियन स्टेशन था इन लेबनान और उन्होंने यूनिफिल अवार्ड जीता है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, बिकॉज उन्होंने कई सारे इन्वायरमेंट को बचाने के प्रैक्टिसेस सजेस्ट किए हैं, लाइक डगिंग ऑफ कॉम्पोजिट पिट्स एंड सस्टेनेबल यूजेस। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, इनमें से किस देश ने 2018 के टाइगर सेंसस को कंडक्ट करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे कंडक्ट किया है और अपना गिनेस रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, इंडिया। इंडिया ने अपना नाम गिनेस रिकॉर्ड में दर्ज किया है बाय सेटिंग अप द लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे। टोटल तकरीबन उन्होंने कैमरा से 35 मिलियन फोटोज लिए थे वाइल्ड लाइफ के, जिसमें कई सारे टाइगर्स के थे और लेपर्ड्स के थे, और ये कैमरास लगाए गए थे तकरीबन 139 साइट्स या फिर स्टडी लोकेशंस पे। बढ़ते हैं आगे 43rd क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस राज्य के शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी जिसका नाम है ची लूपो, उसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 मिला है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री मूवी जिसका नाम है ची लोको, उसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 दिया गया है। ये अवार्ड दिया गया है इन न्यू दिल्ली। वहां पर हो रहा था 10वां दादा साहेब फाल्के फिल्म फेस्टिवल, उसमें ये अवार्ड दिया गया। और इस मूवी के जो डायरेक्टर है उनका नाम है कीजेंग डी थोंगू। ये मूवी बेस्ड ऑन हनी हंटिंग, अरुणाचल प्रदेश का एक फेमस कस्टम है, कस्टम ऑफ हनी हंटिंग, उसके ऊपर ये मूवी बेस की गई है। बढ़ते हैं आगे 44th क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन अवार्ड दिया जाएगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है E.K. पलनीस्वामी, उन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा जिसका नाम है पॉल हैरिस फेलो रिकॉग्निशन, और ये दिया जाएगा बाय द रोटरी फाउंडेशन जिसके हेडक्वार्टर्स है शिकागो में। ये उन लोगों को दिया जाता है जो पब्लिक सर्विसेज में पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करने में एक्सेल करते हैं, जैसे कि साफ पीने का पानी हो, डिजीज प्रिवेंशन हो, सैनिटाइजेशन हो, एक्सेट्रा। बढ़ते हैं आगे हमारे 45th क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस कंपनी ने CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने जीता है प्रेस्टिजियस CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019। ये अवार्ड उन कंपनीज को दिया जाता है जो सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करती हैं। ये अवार्ड NTPC को दिया गया है बिकॉज उन्होंने आउटस्टैंडिंग अकम्प्लिशमेंट दिखाई है इन दी कॉर्पोरेट एक्सीलेंसी सेक्टर। कॉर्पोरेट एक्सीलेंसी कैटेगरी या फिर सेक्टर में उन्होंने बेहतरीन अकम्प्लिशमेंट दिखाई है, जिसके लिए उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। बढ़ते हैं 46th क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स की रेसिपेंट 2020 की वॉन कर्मन अवार्ड के इनमें से कौन है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, इसरो चीफ कैलासा वादिवुसिवन को दिया जाएगा 2020 का वॉन कर्मन अवार्ड, जो कि इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स देती है। और इनसे पहले 2 इंडियंस को ये अवार्ड दिया गया है। ये तीसरे इंडियन है जिन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा उनकी अचीवमेंट में इन द स्पेस सेक्टर या फिर स्पेस फील्ड में उन्होंने जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस की है उनके लिए ये अवार्ड उन्हें दिया जाएगा। बढ़ते हैं हमारे 47th क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप को एलीट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 दिया जाएगा बाय द IT इंस्टीट्यूशंस एलीट टेक्नोमीडिया?
5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन को दिया जाएगा ये अवार्ड, जिसका नाम है एलीट एक्सेलेंसी अवार्ड 2020, और ये प्रीमियर आईटी इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है एलीट टेक्नोमीडिया वो देगी। बढ़ते हैं आगे 48 क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसे USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया जाएगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी। 2 लोगों को इस साल ये अवार्ड दिया जाएगा। पहले हैं एन चंद्रशेखरन जो कि है टाटा ग्रुप के चेयरमैन, और दूसरे हैं जिम टेकलेट जो कि है लॉकहीड मार्टिन के CEO। इन 2 लोगों को USIBC ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 दिया जाएगा, और 2019 में ये अवार्ड मिला था सुंदर पिचई को। ये उन एग्जीक्यूटिव्स को दिया जाता है जो भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बिजनेस रिलेशंस को बढ़ाते हैं या कुछ नई तरकीबें लाते हैं जिनसे इन रिलेशंस को और स्ट्रॉन्गर बनाया जा सके। बढ़ते हैं 49 क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसे इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम अवार्ड्स 2020 दिया जाएगा जो हाल ही में कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने अनाउंस किया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई। 4 लोगों को ये अवार्ड इस साल दिया जाएगा। पहला है शाहिदुल आलम जो कि है बांग्लादेश से, दूसरे हैं मोहम्मद मोसाद जो कि है ईरान से, तीसरे हैं ड्रापो ओलुनोरमयामी जो है नाइजीरिया से, और चौथे हैं स्वेतलाना प्रोकोपिया जो कि है रशिया से। ये 4 जर्नलिस्ट है जिन्हें अरेस्ट फेस करना पड़ा या इनके अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की जा रही थी बिकॉज इन्होंने काफी बहादुरी से रिपोर्ट की है गवर्नमेंट के बारे में, इसीलिए इन लोगों को ये अवार्ड दिया जाएगा। बिना डरे इन्होंने किसी भी सरकार से अपना कमिटमेंट पूरा किया है टुवर्ड्स जर्नलिज्म, इसीलिए ये इन्हें अवार्ड दिया जाएगा। बढ़ते हैं आगे हमारे कमिटीज के सेक्शन की तरफ। 50वां सवाल। हाल ही में सेबी ने एक कमिटी को रिवैम्प किया है जो उसे एडवाइस करती है कि कैसे म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री को रेगुलेट और डेवलप किया जाए। उस कमिटी के हेड कौन है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए आंसर इज ई उषा थेरोट जो कि पूर्व डेप्यूटी गवर्नर रह चुकी है RBI की, वो इस कमिटी की हेड है। ये 20 मेंबर की कमिटी है जो एडवाइस करती है सेबी को कि कैसे रेगुलेट और डेवलप किया जाए द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया। बढ़ते हैं आगे हमारे MOU और पार्टनरशिप की सेक्शंस की तरफ। 51वां सवाल। इनमें से किस देश के साथ भारत ने अग्रीमेंट साइन किया है साइबर सिक्योरिटी पे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी इजराइल। इजराइल और भारत ने मिलकर अग्रीमेंट साइन किया है और साइबर सिक्योरिटी। इसके तहत ये जो दोनों देश है ये अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और साइबर सिक्योरिटी में मदद करेंगे। बढ़ते हैं आगे हमारे 52वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस संगठन ने कतार बेस्ड एक फाउंडेशन जिसका नाम है एजुकेशन अबव ऑल फाउंडेशन के साथ प्रोजेक्ट साइन किया है और उसमें निर्णय लिया है कि $100 मिलियन वो निवेश करेंगे जिसके तहत आउट ऑफ स्कूल जो बच्चे हैं उन्हें प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में कतार बेस्ड एक फाउंडेशन जिसका नाम है EAA यानी कि एजुकेशन अबव फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है जिसके तहत $100 मिलियन वो निवेश करेंगे लगभग, जिसमें 3,20,000 बच्चे जो कोई भी कारण से स्कूल से ड्रॉप आउट हो चुके हैं उन्हें क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी और ये लगभग 10 कंट्रीज में होगी। ये बच्चे डिस्प्लेस्ड है या फिर ट्रैफिकिंग का शिकार है या फिर रिफ्यूजीज है, उन्हें मदद होगी ताकि उन्हें उनकी जो बेसिक राइट्स है टू अ क्वालिटी प्राइमरी एजुकेशन वो प्रोवाइड की जाए। बढ़ते हैं हमारे 53rd क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस संगठन ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के साथ साइन की है जिसके तहत वो एक्सेस कर सकेंगे सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स यानी कि CCTNS और उसके डेटाबेस और FIRs एंड स्टोलन व्हीकल, और जिसमें लगभग 14,000 पुलिस स्टेशंस आपस में लिंक्ड है।
5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, नेटग्रिड। नेटग्रिड ने हाल ही में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है विद एनसीआरबी, जिसके तहत वो उनका ऑनलाइन जो डेटाबेस है और एफआईआर एंड स्टोलन व्हीकल्स उसे वो एक्सेस कर पाएंगे, और इसमें लगभग 14,000 पुलिस स्टेशन आपस में जुड़े हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे स्पोर्ट्स सेगमेंट की तरफ। 54वां क्वेश्चन, हॉकी इंडिया के न्यू ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट का नाम बताइए। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, ज्ञानेंद्र निंगोबम। ये फॉर्मर सीईओ है ऑफ मणिपुर हॉकी, सॉरी यस, और ये इन्हें अब नियुक्त किया गया है एज ए न्यू ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। बढ़ते हैं आगे हमारे 55वें सवाल की तरफ। इनमें से किसने स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई, ल्यूइस हैमिल्टन ने जीता है स्टीरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, और ये खेल रहे और इन्होंने कंडक्ट किया था ये रेस फ्रॉम मर्सिडीज ब्रिटेन। दूसरे नंबर पर थे वॉल्टरी बोटास और तीसरे नंबर पर थे मैक्स वर्स्टैपेन, और ये हुआ था एट द रेड बुल स्पीलबर्ग इन ऑस्ट्रिया। बढ़ते हैं 56वें क्वेश्चन की तरफ। दिग्गज हॉकी प्लेयर का नाम बताइए जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जो कि मोहन बगान फुटबॉल क्लब प्रोवाइड करेगा। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, अशोक कुमार। ये एक लेजेंडरी हॉकी प्लेयर है जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा 15 अगस्त को। 15 अगस्त को यह अवार्ड प्रोवाइड किया जाएगा बाय दी मोहन बगान फुटबॉल क्लब। बढ़ते हैं आगे हमारे 57वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा देश फीफा 2020 वर्ल्ड कप आयोजित करेगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी, कतार। फीफा 2020 जो वर्ल्ड कप है वो आयोजित किया जाएगा कतार में। ये पहली बार है कि कोई मुस्लिम कंट्री में, मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री में ये कंडक्ट किया जा रहा है, और ये एकमात्र ऐसा देश होगा जो 32 टीम्स के साथ खेलेगा, बिकॉज 2026 से ये टीम्स बढ़कर के हो जाएंगी 248। बढ़ते हैं आगे हमारे 58वें क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किस फुटबॉल टीम ने ला लीगा 2020 टाइटल जीता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, रियल मैड्रिड। रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को हटा के 16 जुलाई को जीता है ला लीगा 2020 टाइटल। बढ़ते हैं 59 क्वेश्चन की तरफ। 2022 के यूथ ओलंपिक गेम्स को पोस्टपोन कर दिया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस वर्ष तक? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, 2026 तक यूथ ओलंपिक गेम्स जो कि सेनेगल में होने वाला था उसे पोस्टपोन कर दिया है इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने। ये किया गया है बिकॉज जो टोक्यो ओलंपिक्स है उसे पोस्टपोन कर दिया गया है 2020 से 2021 के लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग ऑर्बिचुअरीज की तरफ। 60वां सवाल, वेटरन जर्नलिस्ट, कॉलमनिस्ट, राइटर और पॉलिटिकल एनालिस्ट जिनका नाम है नागिनदास सांघवी, उनका हाल ही में निधन हो गया है, वो किस राज्य को बिलोंग करते थे? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए आंसर इज सी, गुजरात। गुजरात को बिलोंग करते थे नागिनदास सांघवी, उनका हाल ही में निधन हो गया। वो एक एस्थमा से सफर कर रहे थे, एक्यूट एस्थमा के पेशेंट थे, और उन्हें 2019 में पद्मश्री से भी नवाजा गया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे आखिरी सेगमेंट की तरफ, जो कि है इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डेट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो चलिए हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि जुलाई में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं। 10 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल फिश फार्मर्स डे। 11 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ताकि अवेयरनेस हम लोगों में फैला सके, जागरूकता अबाउट द ग्लोबल पॉपुलेशन इश्यूज। और उनका 2020 का थीम है पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19, और औरतें और लड़कियों की जो राइट्स और हेल्थ है उसे सेफगार्ड किया जा सके। 12 जुलाई को मनाया जाता है मलाला डे। ये एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट है मलाला यूसुफजई मलाला, उनके जन्म दिवस पर मलाला डे मनाया जाता है बिकॉज
वो बहुत ही पब्लिकली एडवोकेट कर रही थी अबाउट द राइट्स ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स एंड देयर एजुकेशन। 14 जुलाई को मनाया जाता है बैस्टिल डे या फिर फ्रेंच नेशनल डे। 15 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे और उनका 2020 का थीम है स्किल्स फॉर अ रेजिलिएंट यूथ। और 17 जुलाई को मनाया जाता है इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे या फिर इंटरनेशनल जस्टिस डे। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे हो, जैब हो, कैब हो या फिर पैरा 13.2 हो। And thank you friends, it's all for today and have a great day.